दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे बिल गेट्स द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। जिस बुक में बिल गेट्स प्रकृति की समस्या के समाधान के बारे में बताते हैं और इस बुक से सीखेंगे कि कैसे हम प्रकृति को बचा सकते हैं और अपना प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं। जिस बुक को बिल गेट्स ने इन 13 पॉइंटों में लिखा है। नंबर 1, बिल गेट्स कहते हैं कि अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो हमें अधिक से अधिक ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना होगा, क्योंकि आज तक सभी देश ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिनसे निकली हुई गैस ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर रही है, जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्सेफ्लोराइड, मीथेन, CO, CH4, HFC अनेक तरह की गैसें हैं जो नेचर पर अपना बुरा इफेक्ट दिखा रही है। जिसे देखते हुए बिल गेट्स कहते हैं कि हमें ग्रीन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना होगा, जो हमारे ग्रह के लिए फ़ायदेमंद होगा, जिसके सोर्स जियोथर्मल, पंप हाइड्रो, न्यूक्लियर पावर जैसी अनेक तरह की रिसोर्सेस है। नंबर 2, हमें प्रोडक्ट उत्पादन में नया रेवोल्यूशन लाना होगा, क्योंकि आज तक जो प्रोडक्ट उत्पादन किया जा रहे हैं उन प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिससे हम सीमेंट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया सीमेंट का उपयोग करती है, जिसको बनाते समय सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो हमारी धरती को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, जिससे कि पृथ्वी पे तापमान बढ़ती जा रही है। इसी तरह प्लास्टिक की कंपनियां, स्टील की कंपनियां और पेपर की फैक्ट्रियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकृति पर अपनी विषैली गैस छोड़ती हैं। बिल गेट्स इस बुक के माध्यम से कहते हैं कि हमें इन तरीक़ों को बदलना होगा और हमें प्रोडक्शन के लिए नई टेक्निक अपनानी होगी, जैसे सीमेंट प्रोडक्शन में फ्रेश वाटर की जगह समुद्र का पानी का यूज किया जाए और इसी तरह वेस्ट मटेरियल का रिसाइकल करके उसे दोबारा उपयोग करना होगा। नंबर 3, हमें न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी एक साफ ईंधन है और इससे ग्रीन हाउस गैस भी नहीं निकलती है और इस गैस का मुख्य सोर्स यूरेनियम है। बस इसकी समस्या इतनी सी है कि ये काफ़ी सारे देश में उपलब्ध नहीं है और इंडिया में भी इसके रिसोर्सेस लिमिटेड है और इस यूरेनियम का इस्तेमाल सभी देश न्यूक्लियर हथियार बनाने में करते हैं। अगर विकसित देश अपने पास से न्यूक्लियर पावर को दूसरे देशों को दे देंगे तो इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है कि अगर हमने इसे दूसरे देशों को दे दिया वो इस यूरेनियम का परमाणु बम ना बना ले, जो दूसरे देशों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। लेकिन हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि ये एनर्जी एक फायदे के साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है। नंबर 4, हम क्लाइमेट चेंज में फूड के चॉइस से कैसे योगदान दे सकते हैं। अगर हम अपने खान पान में कुछ बदलाव करें, जैसे कि नॉन वेज की जगह वेज डाइट लें, क्योंकि नॉन वेज डाइट ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट पैदा करती है और जो कम लोगों को सपोर्ट करती है, जबकि वेज डाइट ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करती है, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं है। और दूसरी समस्या, जानवर ज़्यादा घास खाते हैं जबकि लोगों का पेट उनसे कम भरता है, और जबकि वेज डाइट के लिए ज़्यादा खेती की जा सकती है और उस खेती से ज़्यादा लोगों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन अगर उसी खेत में बकरियां पाली जाए तो उसमें 10 बकरियों से ज़्यादा नहीं पाली जा सकेगी, जिससे कुछ लोगों का ही पेट भर पाएगा और बहुत से लोग भूखे रह जाएंगे। और नॉनवेज फूड की समस्या है कि कई देशों में बड़ी मात्रा में कैटल फार्मिंग की जाती है, जहाँ पर पशु बहुत अधिक मात्रा में मेथेन छोड़ते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो CO2 गैस से भी ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 5, न्यू फूड टेक्नोलॉजी लानी होगी, क्योंकि बिल गेट्स कहते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण फसल उत्पादन में काफ़ी समस्या पैदा होती जा रही है, जिसको सोल्व करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, क्योंकि फ्यूचर में भोजन की काफ़ी बड़ी समस्या होने वाली है, जिसके लिए जेनेटिक इंजीनियर को ऐसे फसलों का उत्पादन करना होगा जो कम पानी में भी ज़्यादा फसल दे सके। इसके लिए कई रिसर्च भी हो रहे हैं, लेकिन इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। इसी तरह साइंटिस्टों को कैटल मीट की जगह लैब ग्रोन मीट का ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मीट बना सकते हैं। इससे फ़ायदा यह होगा कि किसी बेजुबान की जान नहीं जाएगी और पेड़ पौधों की कटान का भी बचाव हो जाएगा। नंबर 6, हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है। इसी तरह प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना तो समय पर बारिश हो रही है, कहीं पे बाढ़ आने की समस्या, कहीं पे सुनामी, कहीं पे तूफान, कहीं पे बेमौसम बारिश जैसी समस्या हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को जागरूक होना होगा और खुद से ये सवाल पूछना होगा कि मैं प्रकृति को कैसे बचा सकता हूँ। जैसे अगर आप घर में कार्बन फुटप्रिंट वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे आप अगर घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर इसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो आप ग्रीन हाउस गैस रिलीज में अपना योगदान दे देंगे, क्योंकि प्लास्टिक बनते समय CO2 रिलीज होती है। अगर हम प्लास्टिक यूज़ करना बंद कर दें, इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाएगी और इसका फ़ायदा ये होगा कि नेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं फैलेगी। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ भी कम करने लग गए, इससे बहुत सी बिजली बचेगी, क्योंकि कई जगह कोयले से ही बिजली बनाई जाती है, जिनसे हानिकारक गैस निकलती है, जिससे भी प्रकृति पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल भी करना कम कर देंगे तो आप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में बहुत बड़ा योगदान देंगे।
नंबर 7, अगर हमें इस धरती को बचाना है तो हमें नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाना होगा, क्योंकि इन यातायात सिस्टम से बहुत सी हानिकारक ग्रीन हाउस गैस निकलती है। क्योंकि दुनिया में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही आता है, और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दुनिया भर में 70% ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो इस वातावरण को इफेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। क्योंकि पेट्रोल डीजल इंजन वाली गाड़ियाँ काला धुआं छोड़ती है, जो वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसकी जगह हमें CNG वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को उपयोग में लेना चाहिए। नंबर 8, घर में यूज होने वाले जीवाश्म ईंधन, जो घरों को गर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि बहुत से देश दुनिया में ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ पर लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन की व्यवस्था करते हैं, जहाँ वो लोग लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ा कारण बनती है। इसकी जगह बल्कि सोलर हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर का उपयोग करना चाहिए, जिसका इस्तेमाल बेहतर होगा, क्योंकि इनसे खतरनाक गैसें कम निकलती है। नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बड़ा कारण AC है, क्योंकि आज के समय में AC का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, और इस AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो धीरे धीरे उड़कर समताप मंडल की ओर जाती है और सीधा ओजोन परत को रिएक्ट करती है और उससे ऑक्सीजन बना देती है, जिससे ओजोन का लेयर पतला होता जा रहा है। इसे ही ओजोन ह्रास कहा जाता है, जिसे नॉर्थ और साउथ पोल में देख सकते हैं। जिस ओजोन होल से अल्ट्रावायलेट किरणें धरती को आती है, और इससे कैंसर और अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। इसकी बजाय बल्कि कूलर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वह ओजोन होल को इतना इफेक्ट नहीं करता। नंबर 10, नेट जीरो एमिशन, जो सभी देश द्वारा किया गया है, जिसे सारी दुनिया के देशों ने COP26 से डिसाइड किया है, जिसमें सारे देश ग्रीन हाउस गैस को 2050 तक नेट जीरो कर देंगे, जिसका मकसद है कि उस देश के लोग उतना ही CO2 रिलीज करेंगे जितना उस देश के जंगल और समुद्र एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन इसमें डेवलपिंग देशों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि भारत 200 साल गुलाम रहा था, जिस कारण भारत में आज़ादी मिलने के बाद ही फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई थी, जबकि US और यूरोपियन कंट्रियों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले आ गया था। और डेवलपिंग कंट्री के लिए समस्या है कि अगर उस देश में फैक्ट्रियाँ लगानी बंद कर दी जाए तो उस देश की ग्रोथ रुक जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी 2070 तक का टाइम मांगा है। और नंबर 11, गवर्नमेंट को भी रेन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसी बनानी होगी, और कोयले की बिजली की बजाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसी रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। और प्लास्टिक पर बैन लगाना चाहिए, जंगलों में अंधाधुंध कटान को रोकना चाहिए, जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और फैक्ट्री के मालिकों को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए अवेयर करना चाहिए, और कंपनियों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। नंबर 12, इंडिविजुअल अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं। लोग अपने स्तर पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लास्टिक को बाहर फेंके बिना बल्कि उसका रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग से कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं। जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, और इसके बदले कपड़े के बैग्स का उपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे किचन से निकलने वाले वेस्ट को वो कंपोस्ट कर सकते हैं, और बगीचे के पेड़ पौधों के लिए खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पानी और बिजली की बचत करके, भोजन को वेस्ट ना करके प्लास्टिक की जगह पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से हर कोई अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकता है। नंबर 13, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ भी आ सकती है और फसलें बर्बाद हो सकती है, और बहुत से समुद्र के किनारे बैठे हुए शहर भी डूब सकते हैं, और जिससे गर्मी बढ़ने लगेगी और पशु खत्म हो जाएंगे, जिससे पारितंत्र बिगड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान दे सकता है। और बिल गेट्स इस बुक में बताते हैं कि वो एक बार कीनिया के एक आदमी से मिले। उसने एक अच्छे नस्ल की गाय पाली थी, लेकिन वो 3 लीटर ही दूध देती थी, जिसका कारण वहाँ की गर्मी थी। फिर एक दिन इस आदमी को सिलिंग प्लांट के बारे में पता चला, जहाँ पर गर्मी बहुत कम होती थी और वहाँ बहुत सारे पशु पाले जाते थे, जहाँ पर वो पशु बहुत अधिक मात्रा में दूध देते थे। फिर उसने बहुत सारे पशु पाले और उन्हें अच्छे टेम्परेचर में रखा। फिर एक दिन उसने देखते ही देखते वैसा ही बहुत बड़ा एक प्लांट खोल दिया। बस दोस्तों, इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। लेकिन इस बुक समरी से हमें यह सीखने को मिला कि क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ वातावरण पर नहीं, हर किसी पर पड़ता है, और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। और अगर इसका समाधान आगे भी नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में मनुष्य का विनाश निश्चित है, जो एक कड़वा सत्य है। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले बुक समरी में।